Hello everyone. In previous class, we were discussing on 9th chapter of BST Financial Management, in which we have covered meaning of business finance, financial management, financial decision, financial planning, and also financial capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर इन सेंस जहां हम सिंपली बात करके चले कि एक कैपिटल का स्ट्रक्चर रहेगा जहां पर डेप्ट और जो ऑनरशिप है हमारा उसका पार्टीशन रहेगा, वही मेरा क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा किस हिसाब से कैपिटल को मैनेज करना है जिससे हमारा क्या है, एक अर्निंग पर शेयर हायर हो, उस यही हमारा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ईबीएटी ईपीएस एनालिसिस के थ्रू हमने हमारा कंसिडर कर लिया था ईपीएस को कैसे हायर करना है जिससे हमारे अल्टीमेटली एक जो कॉस्ट है वो भी कवर हो और हमारी जो शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो। ये सारा हमने कंसिडर कर लिया था। आज की जो क्लास रहेगी उस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमने देखा, कैपिटल का रेशियो देखा कि डेब्ट और ऑनरशिप किस बेसिस पे रहने वाली, उन बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग उनके वो फैक्टर कंसिडर करेंगे जो उस फैक्टर को अफेक्ट करेंगे, जो उससे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे, वो फैक्टर्स हमारे कंसिडर करने। वो क्या क्या हो सकते हैं? डिसाइडिंग आउट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंड। किस टाइप्स के फंड रखने हैं, हमारे डेप्ट रखना है या फिर ऑनरशिप फंड रखना है। फॉर एग्जाम्पल डेप्ट रिक्वायर रेगुलर सर्विस, वो फैक्टर हम कंसिडर करने हैं जो हमारे को इफेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले बोला हमने कि जो डेप्ट है हमारा, डेप्ट में रेगुलर सर्विसिंग रिक्वायरमेंट रहेगी, कंटिन्यूसली इंटरेस्ट का पेमेंट होगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी पेमेंट हमारे को ऑब्लिगेटरी करना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्या हमारे बाउंडेशन है, तो बाउंडेशन है तो हमारे को जब भी सेलेक्ट करें डेप्ट वाला पार्टीशन तो ये कंसिडर कर लेना कि उसकी क्या रेगुलेटरी कंडीशंस हो सकती है, क्या ऑब्लिगेटरी कंडीशंस हो सकती है। इन एडिशन ए कंपनी प्लानिंग टू रेज डेप्ट, अगर डेप्ट लेके आ रही है हम लोग, मस्ट हैव सफिशिएंट कैश टू मीट द इंक्रीज आउटफ्लो बिकॉज हायर डेप्ट। जैसे डेप्ट हायर होगा तो हमारा कैश फ्लो बेस्ट होना चाहिए। अगर कैश फ्लो हमारे पास नहीं है, हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो हम डेप्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे एक फाइनेंशियल इमेज डैमेज होगी। तो उस केसेस में डेप्ट लेने से पहले हमारी कैश फ्लो कंडीशन देख लेना। सिमिलर इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसी बेसिस पर ये बोल रहा है वो कौन से फैक्टर होंगे जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते टाइम हमारे को कंसिडर करने। तो फर्स्ट दे रखा हमारा कैश फ्लो पोजीशन, कि हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, हमारा कैश फ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या है। हमने डेप्ट से मनी ले ली, बस हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं रहता, तो उस केसेस में हम डेप्ट का और प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट निकालेंगे तो हमारी एक फाइनेंशियल रिस्क जनरेट होगी। तो यहाँ पर डेप्ट लेने से पहले हमारी कैश फ्लो पट कंडीशन देख लेना। अगर कैश फ्लो बेस्ट नहीं है तो उस केसेस में हमारे को ऑनरशिप में जाना पड़ेगा, इक्विटी फंड में जाना चाहिए। अगर कैश फ्लो पोजीशन बेस्ट है तो हम डेप्ट को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज डेप्ट इज आल्सो चीपर सोर्स। कैश फ्लो साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर बिफोर बोरोविंग करने से पहले हमारी उस प्रोजेक्ट की कैश फ्लो कंडीशन कंसीडर कर लेना। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स्ड पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेटरी, यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर करना है। मस्ट बी सफिशिएंट बफर ऑल्सो, एक जो अदर सोर्सेज आने वाले हैं, अदर थिंग्स हमारे आने वाली है, उस सभी चीज़ों का पेमेंट भी हमारे को करके चलना है। इट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड दैट अ कंपनी हैज ए पेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर। अब हमारे को कैश फ्लो क्यों चाहिए, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। यहाँ पर डेप्ट में रिपेमेंट तो देख लिया, साथ में हमारे को बिजनेस ऑपरेशन में भी डे टू डे एक्टिविटी में भी फंड चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम साथ में फिक्स्ड एसेट्स लेके आ रहे हैं तो वहाँ पर ही फंड लेके चलेंगे हम लोग। फॉर मीटिंग डेप्ट सर्विसेज कमिटमेंट, डेप्ट सर्विस कमिटमेंट देख लिया हमने, जैसे इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल अमाउंट हो, तो इन दैट केस कि हम जहाँ से भी मनी लेके आए वहाँ पर कैश हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर कैश अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग एफिशिएंटली वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो कैश फ्लो हमारे पास बेस्ट होना चाहिए, कैश अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से पहले। तो यहाँ पर कैश को कंसिडर करके चलना है हमारे को। सेकेंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन द सेंस
कि अगर मैं किसी जो इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ उसको अगर किसी अदर इन्वेस्टमेंट करता तो मेरा कितना इंटरेस्ट हो सकता था। जस्ट लाइक मैंने 100 करोड़ रुपये मार्केट से लिए, 100 करोड़ में अगर मैं मान के चलूँ, अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करके चलता हूँ तो मेरा 10% डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट में जनरेट हो रहा है। इट मीन 10 करोड़ मेरे सीधे सीधे बेनिफिट हो सकता है। 10 करोड़ सेफ इन्वेस्टमेंट है, मेरे को सीधे सीधे इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब मेरे को ये देखना है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में वो लगा रहा हूँ तो मेरे को कितने मल्टीपल में EBIT आ रही है। जस्ट लाइक मैंने 100 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे 20 करोड़ की EBIT, 20 करोड़ की इनकम है। तो ये कितना हो गया, 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़, इट मीन्स 2 टाइम्स। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर मैंने देखा कि मेरी जो इनकम है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रही और मेरा अगर इंटरेस्ट हम लोग देख के चलते तो 10 करोड़ रहता, तो ये रहता 0.5। तो मेरे लिए बेस्ट क्या था, मेरे लिए बेस्ट था कि मैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर लेता, सीधे सीधे मैं वहाँ से मेरी इनकम भी जनरेट हो जाती, मेरा इंटरेस्ट ही जनरेट हो जाता। तो ये देख के चलना है इस पॉइंट में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, कि मेरा अगर मैं सेफ इन्वेस्टमेंट करता वहाँ से जो इंटरेस्ट आता वो इंटरेस्ट से कितने मल्टीपल मेरी EBIT होने वाली है। अगर EBIT हायर है देन तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, अदर से EBIT नहीं है, लोअर है, तो उस केस में मैं मेरा सेफ इन्वेस्टमेंट कहीं अदर लेके चलूँगा। तो ये क्या मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर टू नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT से पहले कितना नंबर ऑफ टाइम्स है कंपनी कवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, दिस में बी कैलकुलेट EBIT अपॉन इंटरेस्ट। द हायर रेट हायर द रेशियो, अगर हायर रेशियो है 2 है 3 है उस केसेस में भी मैं चांस लूंगा। लोअर शैल बी रिस्क ऑफ कंपनी, तो कंपनी की रिस्क क्या लोअर है, फेलिंग टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब मैं टाइमली उनका पेमेंट सबका कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या है ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा। इफ हम however this ratio is not a adequate measure, ये only enough नहीं है। a firm may have a high EBIT also, EBIT हमारी हाई होनी चाहिए बट लो कैश बैलेंस, कैश बैलेंस लो इट डजेंट मैटर, बट एक बार EBIT तो क्या है हायर लेके चलनी पड़ेगी। EBIT हायर है उस केसेस में ही मैं क्या है इन्वेस्टमेंट लेकर चलूंगा। अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट रिपेमेंट ऑब्लिगेशन आर आल्सो रिलेवेंट, तो यहाँ पर क्या है इंटरेस्ट और रिपेमेंट दोनों कंसिडर भी करके चलना। तो इट मीन सीधे सीधे देख के चलना। यहाँ पर मेरे को मेरी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कि मैं अगर कहीं अदर इन्वेस्टमेंट लेकर चलता तो मेरी कितनी सेफ इन्वेस्टमेंट था, सेफ इनकम थी, उस केसेस पर उस बेसिस पर ही मेरे को अगर मल्टीपल में है तो ही इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज तो प्रोजेक्ट में मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, कि मैं जो फंड लेके आ रहा हूँ उसमें डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है। सीधे सीधे यहाँ पर कैश फ्लो क्या है, कैश कितना जनरेट हो रहा है नॉन कैश एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद, कि मैंने पेमेंट डेब्ट से मनी तो रेज कर ली बट उस डेब्ट को मैं सर्विस प्रोवाइड करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, उसको टाइमली पेमेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इट मीन्स जो डेब्ट की सर्विस देनी है, डेब्ट को रीपेमेंट करना है, उस रीपेमेंट को कवरेज के लिए एक जो रेशियो कवर करके चलना है वही मेरा क्या है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। टेक केयर ऑफ डिफिशियंसी रेफर टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो ICR में हमारी डिफिशियंसी बची वो यहाँ कवर करने वाले हैं। कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है, द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन, कि मेरे बिजनेस से मेरा कितना कैश प्रॉफिट हुआ, कितना कैश जनरेट हुआ जो मेरी डेब्ट को कवर करेगा, मैं टाइमली पेमेंट कर पाऊंगा एज कम्पेयर विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड, जितनी कैश रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग कितना कैश प्रॉफिट जनरेट हुआ मेरा फॉर सर्विस ऑफ डेब्ट एंड प्रेफर्ड शेयर कैपिटल, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। सीधे सीधे देखा जाए तो नॉन कैश आइटम जैसे मैंने डेप्रिसिएशन भी ऐड किया था, तो डेप्रिसिएशन क्या है, मेरा कोई एक्सपेंसेस नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो मैं उसको भी ऐड करके चलूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी एक बार ऐड करके चलूंगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस जो थे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड या फिर मैंने कोई रिजर्व बना के चले थे, ये सारी चीज़ें मैं ऐड करूंगा, उससे के बाद क्या है प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को कवर करने के बाद और उसमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ये सारे डिवाइड करके चलना है। तो इट मीन्स ये देखना है मेरे को कि मैंने जो एक बिजनेस किया, एक प्रोजेक्ट जो लेके आए, उस प्रोजेक्ट में
कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को कितनी इनकम जनरेट हुई, उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन जैसे एक्सपेंसेस जो एक हमने सिंपलेस्ट वे में लिया था कि ठीक है कि हमारे एक्सपेंसेस है, बट एक्चुअल में कोई इसमें कैश एक्सपेंसेस नहीं हुआ, तो इन सभी थिंग्स को साइड कर दो, ठीक है, मतलब प्रॉफिट में ऐड कर लो, उसके बाद हमारे को कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये क्या है हमारा रहने वाला है। ये हायर DSCR इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट। अगर हमारे पास अच्छा क्या प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कैश कमिटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या है, हमने डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर लिया था और अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लिया था। इट मीन्स हमारे पास कैश तो अवेलेबल था, बट हम नेगेटिव आ गया था कि ठीक है साहब हमारा प्रॉफिट इतना है, बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं था, वो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट था जो हमारे नॉन कैश था, वो एक्सपेंसेस था हमारा, बट वो मनी अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। इट मीन्स हमारा क्या है, कैश इंक्रीज हो गया। कैश इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट में कैश इंक्रीज हो गया, तो इट मीन्स अब हमारे कमिटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। कमिटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारे डेब्ट को हम सर्विस दे सकते हैं, डेब्ट का टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, जहाँ पर हमारे कैश अवेलेबल रहेगा, मतलब हमारे टोटल प्रॉफिट में कैश वाला प्रॉफिट कितना है, कितना हम कैश अवेलेबल रख सकते हैं। एक कैश फ्लो था और ये कैश कमिटमेंट की बात कर रहा है कि नॉन कैश आइटम हटा दो, उसके अलावा कैश कितना हमारा अवेलेबल रहा। पोटेंशियल इंक्रीज डेब्ट कंपोनेंट इन से कैपिटल स्ट्रक्चर, तो मतलब सीधे सीधे हम इतना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, डेब्ट वाला पार्टीशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यहाँ ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं हम लोग वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग कंसिडर कर चुके हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उस पर कितनी ईबीआईटी जनरेट हुई। ये एग्जांपल्स वगैरह में कवर किया था हमने। इफ द आरओआई ऑफ द कंपनी इज हायर, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर है हमारी, इट कैन चूज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स ईपीएस। अगर हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी है और ईबीआईटी अच्छी है, तो उस केसेस में हम कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जहां पर हम सीधे सीधे क्या डेब्ट इंक्रीज करेंगे। डेब्ट इंक्रीज करेंगे, डेब्ट इज ए चीपेस्ट सोर्स, उस केसेस में हमारी ईपीएस भी इंक्रीज होगी। दैट इज एबिलिटी टू डेब्ट इज ग्रेटर, यूज डेब्ट, तो हम डेब्ट को इजी वे में यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व इन एग्जांपल 1 दैट ए फर्म कैन बी मोर डेब्ट टू इंक्रीज इट्स ईपीएस। एग्जांपल देखा था, सेकंड एग्जांपल में देखा हमने हाई डेब्ट रिड्यूसिंग द ईपीएस, जैसे डेब्ट हायर होगा वो ईपीएस क्या है, डाउन आ गई, डाउन होने के पीछे क्या रीजन क्या था, हमारी ईबीआईटी। फर्स्ट एग्जांपल में हमारी ईबीआईटी हायर थी, तो उस केसेस में हमने क्या है डेब्ट को कंसिडर किया था, बट सेकंड पॉइंट में हमारी क्या है ईबीआईटी लोअर थी, तो उस केसेस में हमने डेब्ट को कंसिडर नहीं किया था। डेब्ट क्या है हमारी एक ईपीएस डाउन करके चल रहा है। इट इज बिकॉज द फर्म अर्निंग आरओआई ऑफ ओनली 6.7%, तो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई थी 6.7%, लोअर देन इट्स कॉस्ट, और डेब्ट की कॉस्ट हमने कंसिडर की थी हमारी 10%, तो जहां पर 10% से डाउन गई तो हमने उसको पॉइंट को कंसिडर नहीं किया था। बट फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो कितना था 13.33%, और हमारी इंटरेस्ट रेट थी 10%, तो ये हमारे क्या है बेनिफिशियल था, प्लस में था 3.33%। इस केसेस में हमने उसको क्या प्रेफर कर लिया था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज प्रॉफिटेबल, उस केसेस में हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रॉफिटेबल था। इट शो दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ कंपनी एबिलिटी टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दस द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसलिए हमारे को क्या है, जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देके चलना कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना अर्न करके चल रहा हूँ, कितना प्रॉफिट जनरेट करके चल रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट से ज़्यादा है, एक हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा था कि मैंने इंटरेस्ट के कितने मल्टीपल प्रॉफिट जनरेट किया, उसी की तरह सेम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है या नॉर्मल जो एक डेब्ट से मनी लेके आ रहा हूँ मैं, उस मनी से मेरे प्रोजेक्ट में कितना हायर मैं जनरेट करके चल रहा हूँ। अगर मेरी ईबीआईटी अच्छी है तो उस केसेस में मैं सीधे सीधे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डेब्ट से मनी ले सकता हूँ, अदरवाइज डेब्ट से मनी नहीं लूंगा। तो ये क्या था मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि मेरे इन्वेस्टमेंट में मैंने कितना रिटर्न जनरेट किया। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगर
सीधा सा एग्जांपल है कि मेरे जो डेप्ट से मनी लेके आ रहा हूँ उस डेप्ट से की कॉस्ट क्या है। अगर लोअर रेट में मनी मिल रही है हमारे को तो कैसे हम प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हाई रेट इंटरेस्ट रेट है तो हम का प्रेफर नहीं करेंगे। इफ फर्म एबिलिटी टू बोरो ए लोअर रेट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेप्ट। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो हायर डेप्ट हम लोग ले सकते हैं। मोर डेप्ट कैन बी यूज्ड इफ डेप्ट कैन बी रेज एट लोअर रेट। लोअर रेट पे अगर हम इंटरेस्ट रेट हमारी सीधे सीधे कम है तो हम क्या है डेप्ट को हाई कर सकते हैं, डेप्ट ले सकते हैं। बट अगर डेप्ट की कॉस्ट हायर है तो उसके से हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या है, एक सीधा सा फॉर्मूला ये है, इंटरेस्ट के केसेस में टैक्स का हमारे को बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमारे क्या अलाउ होता है एज ए एक्सपेंसेस। बट वहीं हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड के केसेस में एज ए एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होता, प्लस कंपनी को इसको इसके ऊपर डायरेक्ट डिविडेंड टैक्स के नाम से, डीडीटी के नाम से भी पेमेंट करना पड़ता है। तो उस केसेस में यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। क्यों? क्योंकि टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, एज एक्सपेंसेस हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं हमारे बैलेंस P&L में। बट यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर हमारे को डिविडेंड जा भी रहा है, प्लस हमारे को एडिशनल टैक्स और पेमेंट करना है। वहाँ बेनिफिट था, यहाँ डबल लॉस है। तो उस केसेस में टैक्स रेट भी कंसिडर करके चलना, यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे को बेनिफिट देके जाएगा। सिंस इंटरेस्ट इज ए डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज अफेक्टेड बाय टैक्स रेट। कैसे अफेक्ट होगी? द फॉर्मिंग और एग्जांपल ऑफ बोरोइंग। जैसे हमने बोला कि 10% हमारी इंटरेस्ट रेट है और 30% हमारा क्या है, टैक्स रेट है। तो अल्टीमेटली देखा जाए हमने 10% का 30% निकाले तो 3% तो हमने ऑलरेडी एज ए एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिया, और अब हमारे को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, ओनली 7%। अल्टीमेटली मतलब आफ्टर टैक्स देखे तो हमारे को 7% ही पेमेंट करना पड़ा। वैसे पेमेंट तो पूरा हुआ 10%, बट आफ्टर टैक्स हमारे को क्या 7% ही पेमेंट हुआ है। द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज ओनली 7%। 10% पेमेंट हुआ, बट एक कॉस्ट देखी जाए तो हमारे लिए कितनी बची, 7%। ए हायर टैक्स रेट दस मेक डेप्ट रिलेटिवली चीपर, इट इंक्रीज द अट्रैक्शन वाइज इक्विटी। तो उस केसेस में अगर मेरी टैक्स रेट हायर है तो मैं क्या है डेप्ट को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि डेप्ट का एक्सपेंसेस मेरे को एक्सपेंसेस का बेनिफिट मेरे को इनकम टैक्स में मिलना है या अदर एक्सपेंसेस में मिलना है। तो टैक्स रेट हमारे को कंसिडर करनी है। टैक्स के बेनिफिट से के लिए भी हमारे को क्या है उस सोर्स पे जाना है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट इक्विटी। जब भी इक्विटी कॉस्ट की बात करेंगे तो ये चीज कंसिडर करके चलना, शेयर होल्डर की डिजायर। शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, जितने ज़्यादा इक्विटी बढ़ाओगे तो जो प्रीवियस इक्विटी होल्डर्स है उनकी रिस्क इंक्रीज होगी, उनकी रिस्क इंक्रीज होगी तो हायर डिविडेंड या हायर कॉस्ट एक डिमांड करेंगे। तो जैसे जैसे इक्विटी पार्टीशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी इट मीन्स हमारी क्या है कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे लिए मैटर करती है जब हम कॉस्ट इक्विटी का पार्टीशन इंक्रीज करते हैं। सेकंड, अगर हम बोले डेप्ट का पार्टीशन इंक्रीज करेंगे तो भी क्या है वो डिमांड करेंगे हायर। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्क अभी भी क्या है रेज हो रही है। तो एक ऑप्टिमम सिलेक्शन लेके हमारे को चलना पड़ेगा। स्टॉक ऑनर expect rate of return from the equity which is commensurate with the risk they are assuming। जैसी जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतनी वो एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। When a company increase debt, जैसे डेप्ट इंक्रीज करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द इक्विटी होल्डर, तो उस केसेस में उनकी इक्विटी होल्डर की रिस्क इंक्रीज होगी। रिस्क इंक्रीज होगी तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज होगी। कंसिक्वेंटली देयर डिजायर रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज। अल्टीमेटली क्या है उनकी जो डिजायर रेट ऑफ रिटर्न है वो भी इंक्रीज होगी। इट इज फॉर दिस रीजन दैट अ कंपनी कैन नॉट यूज डेप्ट बियॉन्ड ए पॉइंट। इसलिए क्या है एक कंपनी एक पॉइंट के बाद डेप्ट का यूज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इक्विटी होल्डर्स की रिस्क इंक्रीज हो रही है। इफ डेप्ट इज यूज्ड बियॉन्ड दैट पॉइंट, अगर डेप्ट हमने उस पॉइंट के बाद यूज किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली, शेयर प्राइस में भी डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ईपीएस। और अगर हायर लेवल पे हम लोग आ गए तो उस केसेस में उनकी रिस्क इंक्रीज हो गई तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारी जो ईपीएस है या शेयर की वैल्यूज वगैरह भी डाउन जाएगी। फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ डेप्ट कैन बी यूज ओनली अप टू ए लेवल। तो अल्टीमेटली जो डेप्ट यूज करना है उसका एक लिमिट होनी चाहिए, एक लेवल होना चाहिए जिससे हमारी शेयर की प्राइसेज हम लोग कंसिडर कर सके। तो इक्विटी कॉस्ट मेरे को कवर करनी है
इक्विटी की किस बेसिस पे कवर करेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बेसिस पे हमको उसको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स, बता चुका था मैं ऑलरेडी, जब भी हम फंड रेज करने जाएंगे तो उस फंड को रेज करने के लिए जो एक एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो एक्सपेंसेस मेरे क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। जस्ट लाइक अगर बैंक से मैं लोन लेता हूँ तो उनके जो चार्जेस है वो फाइल चार्जेस ये सब हो गया। अगर मैं इक्विटी या डिवेंचर से मनी लेता हूँ तो उस केसेस में जो मेरे को एक कॉस्ट पे आउट करनी है हमारे बैंकर्स को पेपर वर्क में, वो सारी चीज़ें मेरी किस में कवर हो गई, मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट में। फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारे लिए मैटर करती है, हम वो भी इंक्लूड करके चलना। अगर मेरे को लगता है इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है डिबेंचर्स और बैंक में, तो उस केसेस में क्या है, मैं बैंक लोन लेना प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिबेंचर्स में मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारे लिए मैटर करेगी। प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज आल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट पब्लिक इशू, जैसे हमारा चाहे शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो, रिक्वायर कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर कैसे बैंक्स वगैरह में देने पड़े या पेपर वर्क हो, वो सारे हो गए। गेटिंग लोन, अगर उसके कंपैरिजन अगर बैंक से कोई लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो वहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं आती, छोटी मोटी कॉस्ट आती है। दिस कंसिडरेशन में आल्सो अफेक्ट द चॉइस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी हैंस द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी कंसिडर करके चलनी पड़ेगी कि मेरे को जो भी फंड में रेज करके चल रहा हूँ, उस फंड को रेज करने के लिए मेरी क्या कॉस्ट लगी, मैंने क्या क्या इनिशियल एक पेपर एक्सपेंसेस की या अदर छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए, तो ये मेरी क्या हो गई, फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइडेशन में मेरे को हेल्प करेगी। नेक्स्ट रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क मीन्स सिंपली जितनी ज़्यादा मैं डेप्ट इंक्रीज करूंगा उतनी मेरी रिस्क इंक्रीज होगी, इक्विटी होल्डर्स की रिस्क इंक्रीज होगी। अगर मैं इक्विटी वाला पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता हूं तो जो अर्लियर इक्विटी होल्डर्स है उनकी रिस्क इंक्रीज होगी, क्योंकि उनकी कंट्रोल पावर एंड हो रही है। तो जो रिस्क इन्वॉल्व है हर काम में, वही मेरा क्या है, रिस्क कंसिडरेशन। एज डिस्कस्ड अर्लियर, यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। जितना ज़्यादा डेप्ट इंक्रीज करूंगा उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क मेरी इंक्रीज होगी। फाइनेंशियल रिस्क refer to a position where company is unable to meet its fixed financial charges, namely interest payment। ठीक है, अब ये रिस्क कौन सी हो गई हमारी, एक वो फाइनेंशियल चार्जेस जो मेरे को पे आउट करने थे, जैसे मेरा इंटरेस्ट हो या प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे आउट करना हो या रीपेमेंट जो भी ऑब्लिगेशंस है, वो सारी रिस्क का पार्ट मेरा हो गया। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क, ये मेरी फाइनेंशियल रिस्क थी जो मेरे सीधे सीधे फाइनेंस से रिलेटेड थी, मनी से रिलेटेड थी। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी बिजनेस सम ऑपरेटिंग रिस्क, हमारे ऑपरेटिंग रिस्क भी हो सकती है जिसको हमने बिजनेस रिस्क बोला। बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये कहाँ बेस्ड होती है, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर, मेरी डे टू डे एक्टिविटी पर। ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट डे टू डे एक्टिविटी वाली कॉस्ट हायर है, रिजल्ट हायर बिजनेस रिस्क को वाइस वर्सा, और अल्टीमेटली मेरी क्या है, बिजनेस रिस्क इंक्रीज होगी। द टोटल रिस्क डिपेंड अपॉन बोथ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। टोटल रिस्क हमने टू पार्ट्स में कर दिया, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। इफ फर्म बिजनेस रिस्क इज लोअर, अगर हमारे बिजनेस की रिस्क लोअर है, इट इज कैपेसिटी टू यू डेब्ट हायर और वाइस वर्सा। अगर मेरे को लगता है मेरे बिजनेस में, मेरे डे टू एक्टिविटी में मेरे एक्सपेंसेस कम है, मेरी रिस्क कम है, तो मैं डेप्ट से पेमेंट कर सकता हूँ। जस्ट लाइक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मेरा कोई प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने बोला कि 10% तो मेरा इंटरेस्ट जाना है, ठीक है, 10% जाना, तो 10 करोड़ रुपीज़ वो हो गया। इस केसेस में मेरे को देखना है कि मैंने बोला कि मेरे पास 20 करोड़ का कैश अवेलेबल है, उस केसेस में ये कंसिडर कर लेना कि अगर मेरी जो बिजनेस रिस्क है, बिजनेस के एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्टिविटी एक्सपेंसेस है, वो 20 करोड़ कंप्लीटली है या 25 करोड़ है, उस केसेस में मैं क्या है, डेप्ट को कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रेफर क्या करना है, मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस। मेरे को लगता है बट ये इतना नहीं है, ये 5 करोड़ पर ही है, तो उस केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रेफर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी भी एडिशनल 50 करोड़ अवेलेबल है। तो बिजनेस रिस्क या बिजनेस एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके चलना, जब भी हम इसको इंक्लूड कर जब भी कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे रिस्क इन्वॉल्व करना है हमारे को, हमारे कितना कैश अवेलेबल होगा, इस रिस्क के थ्रू कितना हमारे एक्सपेंसेस है, तो ये चीज़ें हमारे किसमें इंक्लूड करनी है, हमारे बिजनेस रिस्क में। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन द सेंस कि मैंने किस लेवल तक मेरा डेप्ट रियलाइज कर लिया। अगर मैंने हायर लेवल पे, जिस लेवल तक मैं जा सकता हूँ उस लेवल तक डेप्ट ले रखा है, तो अब मेरे पास चांसेस नहीं है कि मैं कोई डेप्ट ले सकूँ।
लाइक उस केसेस में अगर मेरे को सिचुएशन आ गई अब तो मेरे को डेप्ट लेना ही पड़ेगा या फंड की रिक्वायरमेंट है और मैंने हायर लेवल पर डेप्ट ले रखा है तो मेरे पास चांसेस नहीं बचा, तो उस केसेस में अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखना, थोड़ा चांसेस ऐसे रखना कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे को मार्केट से डेप्ट लेना पड़ा तो मैं इजी वे में ले सकूँ, तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके चलनी है। इफ हम यूजेज इट्स डेप्ट पोटेंशियल टू फुल इट लॉसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इश्यू फर्दर डेप्ट। अगर मैंने फुल पोटेंशियल पे हमारा डेप्ट ले लिया तो मैं फर्दर डेप्ट नहीं ले सकता। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मेंटेन सम बोरोइंग पावर, तो हमारा क्या कुछ बोरोइंग पावर मेंटेन करके चलने पड़ेगी। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो कभी भी राइज हो सकती है, उस केसेस में मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट रही तो मैं इजी वे में मेरे को फंड मिल जाए, तो वो चीज़ भी कंसिडर करके चलना कि मेरे को इजी वे में फंड मिले, इसके लिए मैं प्रिपेयर रहूँ। नेक्स्ट इज कंट्रोल, जितनी ज़्यादा इक्विटी इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। जस्ट लाइक किसी कंपनी में 1 करोड़ की शेयर होल्डिंग थी किसी की, ठीक है, 1 करोड़ रुपये की शेयर होल्डिंग थी, मैंने फर्दर इशू के थ्रू 1 करोड़ की शेयर होल्डिंग और इंक्रीज कर दी। कहाँ 100% पार्टीशन पे इनका टोटल राइट था, डिसीजन था, अपना कंट्रोल था, बट ये कंट्रोलिंग का पावर क्या है, 1 करोड़ इंक्रीज करोड़ से क्या है 2 करोड़ का हो गया, तो इनका पार्टीशन कितना हो गया अल्टीमेटली 50%। तो कंट्रोलिंग पावर भी मेरे को देखनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग पावर अदर हैंड्स पे नहीं चल जाए या फिर इंक्रीज ना हो जाए। डेप्ट नॉर्मली डज नॉट कॉज डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, अगर डेप्ट की बात करें तो कोई कंट्रोलिंग की बात आती नहीं है। ए पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी, जैसे इक्विटी इंक्रीज होता है वहाँ पर रिड्यूस होता है मैनेजमेंट होल्डिंग ऑन द कंपनी, तो कंपनी में मैनेजमेंट वाले लोग इंक्रीज होते हैं, कंट्रोलिंग पावर इंक्रीज होती है। मेक वॉलंटरी टेक ओवर, अब तो कहीं ना कहीं टेक ओवर भी हो सकता है। दिस फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन, इसलिए हमारा चॉइस रखनी पड़ेगी डेप्ट एंड इक्विटी में, स्पेशली कंपनी विच इज करंट होल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट इज लोअर साइड, जहां मैनेजमेंट की करंट होल्डिंग क्या है लोअर है, मतलब मैनेजमेंट ओनली 50 या 55 पे वर्किंग कर रहा है या फिर इतना ही इन्वेस्टमेंट हमारा है और हमने फर्दर इशू कर दिया तो हमारे को क्या है कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो कंट्रोलिंग पावर को मैनेज करने के लिए भी मेरे को क्या है कंट्रोलिंग पावर मैनेज करने के लिए भी मेरे को क्या है डेप्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, अदर पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि हम बोल रहे हैं कि डेप्ट इश्यू कर लो, इक्विटी इश्यू कर लो, बट वहाँ जिस कंट्री में हम लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। जस्ट लाइक एवरी कंपनी ऑपरेट विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द लॉ। फॉर एग्जांपल पब्लिक अगर इश्यू हम लेके आ रहे हैं, शेयर या डिबेंचर लेके आ रहे हैं, तो हमारे को सेबी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। राइजिंग फंड फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से फुल लेके आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी लेके आ रहे हैं, तो अदर नॉर्म्स जो आरबीआई वगैरह के वो फॉलो करने पड़ेंगे। The relative ease of which these norms can be made or procedure completed may also have a bearing upon the choice of source of finance। तो अल्टीमेटली मेरे को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा, जिस कंट्री में हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस कंट्री में हम लोग फंड रेज कर रहे हैं, वहाँ का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है ये मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये ही मेरा क्या है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन की मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से मार्केट हमारा चल रहा है। अगर मेरे को लगता है मार्केट में इजी वे में इक्विटी अवेलेबल है या फंड अवेलेबल है तो मैं क्या है चीपर से चीपर रेट में जाऊंगा, लेकिन इजी वे में फंड अवेलेबल नहीं है तो मेरे को क्या है हाई रेट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस मार्केट कंडीशन को देखना कि मार्केट में फंड अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी बातें। इज द स्टॉक मार्केट बुलिश, मतलब मार्केट की कंडीशन अच्छी बुल है मार्केट, इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली शॉर्ट इवन एट हायर प्राइस, तो हमारे को इजी वे में इक्विटी शेयर से मनी मिल जाएगी और हमारे को अच्छा खासा इनकम जनरेट हो सकती है। यूज ऑफ इक्विटी ऑफन प्रेफर्ड बाय कंपनी इन सच ए सिचुएशन, तो हमारे को इक्विटी प्रेफर करनी है ड्यूरिंग ए बिलिश मार्केट, द लो है मार्केट, एक कंपनी में फाइंड रेजिंग इक्विटी कैपिटल मोर डिफिकल्ट, तो इजी वे में हमारे को क्या इक्विटी अवेलेबल नहीं होगी, जनरली लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे इक्विटी में, एंड इन मे ऑप्ट फॉर डेट, उस केस में हमारे को डेप्ट में जाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट कंडीशन ओवर अफेक्ट द चॉइस ऑफ बिटवीन टू, मार्केट अच्छा है तो उस केसेस में हम इक्विटी में अच्छे खासे वे में पैसा मिल जाएगा तो हम इजी वे में वहीं से हम फंड रेज करेंगे, लेकिन बियरिश मार्केट है, मार्केट डाउन है तो हमारे को डेप्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इजी वे में मनी नहीं मिलने वाले इक्विटी में। तो ये हमारी स्टॉक मार्केट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर अदर कंपनी,
ठीक है, आपसे रिलेटेड इंडस्ट्री में अदर कंपनी है तो उसको भी कंसिडर कर लेना कि वो किस तरह से वर्किंग करती है, वो किस तरह से मैनेजमेंट करके चलती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। A useful guideline in the capital structure planning is the debt equity ratio of other companies. इन सेम इंडस्ट्री में अदर जो कंपनी है हमारी, जो हमारी कॉम्पिटिटर हो सकती है, हमारी तरह वर्क करने वाली हो सकती है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देके चलना। यूजुअली सम इंडस्ट्री नॉर्म्स विच आर में हेल्प केयर however must be taken that the company does not follow the industry norms blindly। जरूरी नहीं है हमारे को ब्लाइंडली हम लोग उसको मान ले, हमारे अकॉर्डिंग कंडीशन भी देख लेना। एग्जाम्पल, बिजनेस रिस्क ऑफ फर्म हायर, यहाँ पर बिजनेस रिस्क को इन्वॉल्व कर लिया। इट कैन नॉट अफोर्ड द सेम फाइनेंशियल रिस्क, लगा कि हमारे को हमारी तरह सेम इंडस्ट्री थी, उसकी वर्किंग इस तरह तो हमने अडॉप्ट कर लिया, नहीं, हमारे साथ कुछ बिजनेस रिस्क भी हो सकते हैं, उसको भी कंसीडर करने के चलना। बिजनेस रिस्क हमारी, हमने बोला हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जो हमारे से रिस्क इन्वॉल्व है हमारे साथ, ठीक है, पर्टिकुलर हमारे साथ, उसको भी कंसीडर करना। इट शुड गो इन फॉर लो डेप्ट, तो हमारे को क्या है, लो डेप्ट में जाना पड़ेगा। दस द मैनेजमेंट मे नो व्हाट द इंडस्ट्री नॉर्म्स और वेदर दे फॉलोइंग, ठीक है, ये सारा ठीक है, तो हमारे को सेम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो ये हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हुआ, हमारे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीन हमने देख लिया था सीधे सीधे कि मेरी कंपनी में, मेरी बिजनेस में मैं कितना मनी डेब्ट से लेके आऊँगा, कितना इक्विटी से लेके आऊँगा, एक कॉम्बिनेशन लेके चलना। वो कॉम्बिनेशन क्यों लेके चलना है, जिससे मेरी अर्निंग पर शेयर या सीधे सीधे बोले हमारी इनकम हायर हो, इसलिए मेरे को कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा। साथ में कुछ एक फैक्टर देखें कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसीडर करते टाइम क्या फैक्टर देखने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कैश कितना हमारे पास जनरेट हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। सेकंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर मेरे प्रोजेक्ट में मनी ना लगाकर मैं कहीं अदर लगाऊं तो कितना सेव इन्वेस्ट होता, उससे मेरे को हायर ही इनकम जनरेट करनी है। फिर बोला डेब्ट सर्विस रेशियो कि डेब्ट से मनी तो लेके आ रहे हैं लेकिन उनको टाइमली पेमेंट हो, इसलिए मेरा कैश प्रॉफिट कितना है, ठीक है, जिसमें मैंने डेप्रेशन वगैरह ऐड कर दिया। डेप्रेशन हमारा एक्सपेंसेस था, फिर भी मैंने उसको ऐड कर दिया जिससे मेरा एक्चुअल कैश प्रॉफिट सामने आ जाए, जो मेरे को बोलते हैं ना पेमेंट के लिए अवेलेबल होगा, वो देख लिया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि मेरी इन्वेस्टमेंट में मैंने कितनी इनकम जनरेट की। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कि डेप्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। टैक्स का बेनिफिट हमारे को देख लिया था हमने, डेप्ट में मिलता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जैसे इक्विटी इंक्रीज करोगे वैसे ही क्या है अदर इक्विटी होल्डर की कॉस्ट बोलते हैं एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, या डेप्टिंग की करोगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, तो एक्सपेक्टेशन ही हमारी क्या है कॉस्ट कन्वर्ट होगी। फिर था फ्लोटेशन कॉस्ट, किसी भी चीज़ से किसी भी सोर्स से फंड रेज करने में हमारी कॉस्ट क्या लगने वाली है। रिस्क, किसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व हो, फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल पे हमने डेप्ट ले रखा है और कितने चांसेस हमारे में मार्केट में अवेलेबल है। कंट्रोल डिलेशन पावर कि जितने इक्विटी इंक्रीज होगी उतनी कंट्रोल पावर आउटसाइड जाएगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जहां हम लोग वर्क कर रहे हैं, सेबी हो सकता है, आरबीआई हो सकता है, उसके नॉर्म्स। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में कितने अवेलेबिलिटी है। और कैपिटल स्ट्रक्चर अदर कंपनी कि हमारे तरह ही सेम अदर कंपनी के क्या कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये चीज़ें हमने क्या है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिडर की। अब नेक्स्ट आएगा हमारा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। आज के लिए थैंक यू।